हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिकल बबल चैनल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पीडिया की ये वीडियो है पीडियाट्रिक्स की। और पीडियाट्रिक्स में आज हम बात करने वाले हैं न्यूनेटाल रिससिटेशन की। सबसे पहले न्यूनेटाल रिससिटेशन के बारे में पढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल पर जाके वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को कवर किया है। एक लेक्चर में, लाइव क्लास में भी लेक्चर में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को कवर किया है। एज वेल एज हमने बेसिक एज क्लासिफिकेशन को भी यहाँ पर कवर अप कर रखा है। तो आप सबसे पहले उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। फिर हम आज बात करते हैं न्यूनेटाल रिससिटेशन के बारे में। क्या बात है कि न्यूनेटाल रिससिटेशन के बारे में जब हम बात करते हैं कि जैसे बेबी पार्चुरेट हुआ है, पार्चुरेट के जस्ट बाद यानी बर्थ होने के जस्ट बाद, न्यूनेटाल का मतलब ये होता है आफ्टर बर्थ। तो बर्थ जो न्यू बर्थ है उसके अंदर अगर लाइफ साइंस दिख रहे हैं, लाइव बर्थ है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कई बार वो लाइव बर्थ है पर क्या है वो एक तरीके से साइन ऑफ लाइफ शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम दोबारा से लाइव को कैसे उसकी मतलब सरवाइव करा सकते हैं उसको, या फिर उसके अंदर किस तरीके से हम लाइफ को ला सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लाइफ न्यूनेटाल रिससिटेशन के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार ब्रेक लेते हैं। इनिशियल सबसे पहले न्यूनेटाल रिससिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इट इज। इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन आर टू प्रोवाइड वार्मथ बाय प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप क्या है, सबसे पहले हम बेबी के लिए वार्म प्रोवाइड करेंगे यानी गर्मी शरीर में प्रोवाइड करेंगे बाय प्लेसिंग द बेबी अंडर रेडिएंट हीट रिसोर्सेज, ठीक है। उसके पास जो उसका जो एरिया है उसको हम वार्म रखेंगे, गर्म रखेंगे, और उसको एक रेडिएंट हीट रिसोर्स या फिर कोई भी बाहर का रिसोर्स है उससे हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे या वार्म प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने की हम कोशिश करेंगे। देन पोजिशनिंग ऑफ हेड, जो उसका हेड है उसको हम पोजीशन करेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से पोजीशन करेंगे। देन उसके एयरवेज जो होते हैं उनको ओपन करेंगे। हो सकता है एयरवेज के अंदर म्यूकस जैसी चीजें या फिर कोई भी अदर सब्सटेंस उसमें फंसे हों, तो उसको हम सक्शन प्रेशर से, उसको कैथेटर से या फिर सक्शन कैथेटर से उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, क्लियरिंग एयरवेज, ठीक है। अगर ओपनिंग करना है तो क्लियर करना पड़ेगा, तो क्लियरिंग भी करेंगे एज वेल एज ओपनिंग भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बल्ब से या फिर सिरिंज से हम इसको हम बोलते हैं, या फिर बल्ब सिरिंज होती है, ठीक है। इस तरीके का बल्ब सिरिंज होता है। अगर आपको देखें तो इस तरीके का एक बल्ब सिरिंज होता है। तो इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये एस्पिरेट कर लेता है, शक कर लेता है चीजें, ठीक है। तो बल्ब सिरिंज होता है। तो सक्शन कैथेटर भी एक होता है जिससे शक किया जाता है म्यूकस को एयरवेज में अगर फंसा हुआ होता है तो। एंड जो हमारा बेबी है उसके लिए हम ड्राई करेंगे विद द क्लीन टॉवल्स, एज वेल एज हम उसकी ब्रीदिंग को स्टिमुलेट कराएंगे, ठीक है। सबसे मेन हमारा जो मुद्दा है न्यूनेटाल रिससिटेशन के अंदर, दैट इज स्टिमुलेटिंग द ब्रीदिंग और टू मेंटेन द टेम्परेचर, ठीक है। जो भी आपके लाइफ साइंस होते हैं, जैसे हार्ट बीट को मेंटेन करना, जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करना, जैसे ब्रीदिंग की कंट्रोल को मेंटेन करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो न्यूनेटाल होता है, जो लाइव बर्थ पैदा हुआ है बच्चा, उसमें हम मैनेज करना ही न्यूनेटाल रिससिटेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर गोल्डन 1 मिनट रूल है कि जैसे बेबी का बर्थ हुई है उसकी 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट के अंदर हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो जैसे ही पार्चुरेट हुआ है, बाय एंड ऑफ पार्चुरेशन 1 मिनट में हमें क्या देखना है कि हमें इनिशियल स्टेप क्या है, हमें उसको स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज का मतलब उसकी ब्रीदिंग रेट को स्टेबलाइज करना है, उसकी SpO2 लेवल मतलब सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करना है, एज वेल एज उसकी जितनी भी कंडीशंस जो हमारे जो लाइफ के लिए, जो उसकी लाइफ के लिए ठीक है, उनको हमें स्टेबलाइज करना है। तो ये फर्स्ट इनिशियल स्टेप ऑफ स्टेबलाइजेशन आपको करना है, ठीक है। अगर स्टेबलाइज नहीं है, अगर तो स्टेबलाइज नहीं है, न्यूबॉर्न की कंडीशंस आर नॉट स्टेबलाइज, देन उसको हम क्या है, प्रॉपर वेंटिलेशन, असिस्टेड वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, जिसमें सर्कुलेटरी हो गया और क्या एयरवेज हो गया और ब्रीदिंग वगैरह इन सब की। तो इसमें हम शॉर्ट में एक ट्रिक बहुत ही है कैब, ठीक है। तो कैब में क्या होता है, सर्कुलेटरी, एयरवे और ब्रीदिंग, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेटर देके हम इसको प्रॉपरली स्टेबलाइज करते हैं। दिस इज द न्यूनेटाल रिससिटेशन का इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट इज फॉर असेसमेंट। आफ्टर असेसमेंट आपको अगर न्यूनेटाल का पता पड़ गया है तो असेसमेंट करने के लिए आपके अंदर माइंड में 3 बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए। 3 बेसिक क्वेश्चंस आर देयर अराइज इन माइंड। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये टर्म डिलीवरी है। टर्म डिलीवरी का मतलब मेच्योर, ठीक है। हमने टर्मिनोलॉजी में बता भी रखा है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं फर्स्ट में। तो क्या ये मेच्योर डिलीवरी मतलब 9 मंथ की है, डिलीवरी पूरी कंप्लीट 9 मंथ की वाली है, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा कि
अब जो इन्फेंट है आपका, जो न्यूबॉर्न है, वो क्राई और ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्राइंग है या ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा आप क्या देखेंगे कि इन्फेंट है वो उसकी मसल टोन की जो मसल टोन है वो ठीक है कि नहीं। अगर आपको टच करते हैं तो उसकी मसल टोन में कुछ ना कुछ दिक्कत तो नहीं है, फिर वो मसल टोन उसकी है जो वॉलेंट्री एक्शन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा, अब हम इन्हीं के 3 क्वेश्चन की मदद से, फ्रॉम दीज बेसिक 3 क्वेश्चंस की मदद से हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो पहला केस लेते हैं कि अगर हाँ कर रहा है, यानी फुल टर्म डिलीवरी है और इन्फेंट क्राई भी करा था, ब्रीथ भी करा था, दूसरी बात उसकी मसल टोन में भी ठीक है, तो इफ यस, मतलब ये तीनों क्वेश्चंस में यस है, तो कोई रिससिटेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी, बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवर हुआ है। इसके बाद हम केस बी की बात करते हैं। तो केस बी क्या होता है कि नो, यानी जेस्टेशन नहीं है, प्री टर्म है, टर्म डिलीवरी नहीं है, प्री टर्म है या फिर पोस्ट टर्म है उस केस में। या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इन्फेंट ने क्राई नहीं किया है, ना ही ब्रीदिंग रेट उसका कंट्रोल है उस केस में, और कोई भी मसल टोन उसकी जो है अच्छी नहीं है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि उसको रिससिटेशन रिक्वायर्ड है और उसको इनिशियल स्टेबलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ असिस्टिव वेंटिलेशन के थ्रू हम करेंगे, जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम उसका, एयरवेज एंड ब्रीदिंग को हम क्या है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसको हम स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल। तो यहाँ तक ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन है। हम न्यूनेटाल रिससिटेशन की बात करते हैं, देन हम बात करेंगे कि हम रिससिटेशन किट में क्या क्या रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिससिटेशन किट क्या है। Now we are talking about कि रिससिटेशन किट क्या होनी चाहिए। किट का मतलब क्या है कि आप समझते हैं जैसे फर्स्ट एड किट होता है, तो उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन सी मेडिसिन जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन, उस टाइम पर जिस टाइम पर डिलीवरी हुई है उस टाइम पर कौन कौन सी मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं जो बेबी के लिए, जो न्यूनेटाल के लिए मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं कि किट क्या है। सबसे पहले अगर आप बोलेंगे रिससिटेशन किट क्या है, तो बोलेंगे कि एक ऐसी किट, द किट इन विच ऑल द इमरजेंसीज, ड्रग एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट आर प्लेस्ड फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट और फॉर इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन फॉर न्यूनेटाल और बेबी, ठीक है, इन्फांट। तो उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो हमें चेक करने चाहिए जब पहले लेबर रूम में कि कोई बॉर्न बच्चा अगर हो रहा है, तो उससे पहले हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको चेक करना चाहिए। जैसे म्यूकस एस्पिरेटर, ठीक है। तो इनकी हम वैसे तो म्यूकस एस्पिरेटर, इस तो मैंने बता ही दिया किस तरीके से होता है। वैसे तो जनरली मैनुअली भी इसको यूज़ करते हैं, इसको हम प्रेस करते हैं और म्यूकस को ऊपर एस्पिरेट कर लेता है वो, ठीक है। ऐसे ही म्यूकोनियम एस्पिरेटर होता है, ट्यूब का होता है, अभी बता, इसकी हम डायग्राम भी दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो म्यूकस एस्पिरेटर होता है आपका। नेक्स्ट म्यूकोनियम। म्यूकोनियम आप क्या होता है, म्यूकस तो आप समझिए जो सिक्रीशंस होते हैं, नेजल सिक्रीशंस होते हैं, ग्लैंड्स के सिक्रीशन, म्यूकस एक सब्सटेंस होता है चिपचिपा, तो वो कभी कभी क्या है नेजल कैविटी में भर जाता है, जिससे ब्रीदिंग में होने में परेशानी हो सकती है। तो उसको भी हम जो है हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, एक सेकेंड, या सो विद द हेल्प ऑफ हम इसको म्यूकस एस्पिरेटर मतलब सक्शन जो है उससे हम हटा सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि जो आपका म्यूकोनियम एस्पिरेटर है, यानी म्यूकोनियम को हटाने के लिए, म्यूकोनियम क्या होता है कि जो भी बच्चा है वो कई बार अपने ही जो फीकल मैटर है उसको सक कर जाता है, ठीक है, उसको जो है खा जाता, मतलब उसके खानी कह सकते हैं, सक कर जाता है विद द हेल्प ऑफ इसोफेगस और वी कैन से कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, अपने जो माउथ के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन बनाता है, तो कई बार जो है वो उसकी इसोफेगस और स्टमक तक पहुंच जाता है। तो उसको भी निकालने के लिए म्यूकोनियम को भी जो है हम एक एस्पिरेटर रखते हैं, हम सक्शन रखते हैं जिसका नाम होता है म्यूकोनियम एस्पिरेटर। फिर मैकेनिकल एस्पिरेटर मतलब कोई भी अदर सब्सटेंस, अदर जो है मैकेनिकल सक्शन करना है, यानी कि अगर वजाइना से हेड जो है आ नहीं रहा है अच्छी तरीके से, या फिर ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो हम क्या वैक्यूम सक्शन जो है उस तरीके से हेड पर लगा के उसको शक करते हैं, तो दैट इज द मैकेनिकल सक्शन भी वहाँ पर यूज होता है। सक्शन कैथेटर्स यूज कर सकते हैं। सक्शन कैथेटर का 2 आपका नंबर आता है, एक 10F का, एक 12F का, ठीक है। ये आप जब देखेंगे हॉस्पिटल्स में जाके तो 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक छोटा नंबर होता है दैट इज 10F, एक बड़ा नंबर होता है 12F। इसके बाद फीडिंग ट्यूब, जो फीडिंग ट्यूब है, बच्चा अगर फीड नहीं कर पा रहा है या फिर उसके जो माउथ के कॉन्ट्रैक्शंस है, माउथ के जो शकलिंग प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, तो हम उसके फीडिंग ट्यूब थ्रू द नाक के थ्रू हम नेजल थ्रू डाल के उसको हम फीड करा सकते हैं। तो इस 6F नंबर का हम जो है इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो फीडिंग ट्यूब क्या होता है, नोजल के थ्रू हम जो है क्या डालते हैं उसको इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचाते हैं, ठीक है। सिरिंजेस आपको रखनी है 20 ml तक की कम से कम सिरिंजेस आपको यहाँ पर रखनी है। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि
कुछ ऑक्सीजन से फ्लोमीटर्स रखने हैं हमें, जब अगर ऑक्सीजन ब्रीदिंग उसकी अच्छी नहीं है या फिर SpO2 सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट गुड, तो उसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फेस मास्क दोनों तरीके का होना चाहिए। फुल टर्म का एक बड़ा मास्क होता है, प्री टर्म साइज का छोटा होता है, ठीक है। फुल टर्म का बड़ा होता है मास्क और इसका थोड़ा साइज जो है छोटा होता है। और यहाँ पर बैग्स होते हैं, एम्बी बैग वगैरह, जो सेल्फ क्या होता है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग एम्बी बैग वगैरह होते हैं, ठीक है, इमरजेंसीज में जो यूज़ करे जाते हैं फॉर गिविंग द रेस्पिरेशन और वी कैन से फॉर गिविंग द ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऑक्सीजन फ्लोमीटर्स भी रख सकते हैं जिसमें ट्यूबिंग होगी, अच्छी तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा होगा, उसको हम भी रखना पड़ेगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है ET ट्यूब, इसका हम इंसर्शन भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कि ET ट्यूब जो है एंडोट्रैकियल ट्यूब, ET ट्यूब का इंसर्शन बहुत ज़रूरी है और एक बढ़िया पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दो चीज़ की यूज़ होती है। सबसे पहले ET ट्यूब को यूज़ करने से पहले हम लेरेंजियोस्कोप होता है, ठीक है, लेरिंग्स के अंदर एक स्कोप डाल के देखते हैं, ठीक है, जिससे देखते हैं कि हमारा जो ओपनिंग है दैट इज द ट्रैकियल ओपनिंग है वो खुल गई है कि नहीं खुल गई है। उसको खोलने के बाद हम उसमें ET ट्यूब इंसर्ट करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो इसमें नंबर इसका देखो कितने तरीके का आ सकता है। इसमें जो है हमारा 5 नंबर दे रखे हैं जो आते हैं। तो पहला 1D आ सकता है, 2.5D आ सकता है, 3 आ सकता है, 3.5 एंड 4D। तो 5 तरीके के नंबर्स आपके जो है ET ट्यूब दैट इज एंडोट्रैकियल ट्यूब्स के आते हैं, ठीक है। इसके जो लेरेंजियोस्कोप है, मेन बात है इसको यहाँ बताना भूल गया, हाँ, कि लेरेंजियोस्कोप जो होता है उस लेरेंजियोस्कोप के अंदर एक ब्लेड इंसर्टेड होता है, ठीक है। जैसे लेरेंजियोस्कोप का मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो लेरेंजियोस्कोप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से आई से देखते हैं इस तरीके से, पर यहाँ पर ना एक ब्लेड लगा होता है। मैं इसकी डिटेल में आपको डायग्राम दिखाऊंगा। तो ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड का जो है साइज जो है वो 2 तरीके का होता है, ठीक है। साइज जो है हमने 2 तरीके का बता रखा है, सॉरी। तो साइज जो है ना 2 तरीके का होता है। एक साइज होता है 0 नंबर का और एक होता है 1 नंबर का, ठीक है। तो 0 नंबर का जो साइज है वो प्री टर्म डिलीवरी के लिए यूज करते हैं। जो बच्चा प्रीमेच्योर है उसमें हम 0 साइज का, क्योंकि उसका माउथ वगैरह छोटा होता है, और टर्म डिलीवरी में हम 1 नंबर का जो है साइज ऑफ स्ट्रेट ब्लेड का साइज जो है हम यूज करते हैं, जो लेरेंजियोस्कोप का होता है। एक सीजर होती है, स्टाइलिश सीजर, उसको भी हम दिखाएंगे डायग्राम्स में आपको, नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम्स को दिखा देंगे सारे। तो इसमें लेरेंजियोस्कोप और यहाँ पर ET ट्यूब का भी जो है हमें किट के अंदर रखना जरूरी है। फिर इसके बाद कुछ नोट हैं, इंपॉर्टेंट नोट हैं, कि जहाँ पर इनिशियल केयर हो रही है, मतलब जहाँ पर वो बच्चा पैदा हुआ है, उसी न्यूनेटाल जो एरिया है, उस न्यूनेटाल एरिया के अंदर आपको गर्मी बनाए रखनी है, ठीक है। इतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है ताकि बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो जाए। हाइपोथर्मिया का मतलब समझते हैं आप, कि टेम्परेचर ड्रॉप ना हो जाए बॉडी का और इसकी वजह से उसकी डेथ ना हो जाए, ठीक है। ये आप जो है टेम्परेचर मेंटेन किससे कर सकते हैं, कोई रेडिएंट हीटर हो गया, रेडिएंट हीटर होते हैं आजकल, और ट्रेडिशनल हीटर पहले चूल्हे वगैरह या फिर स्टोव वगैरह जला के, जो भी थे आपके ट्रेडिशनल हीटर्स होंगे उनके यूज करके कर सकते हैं। या आजकल तो ज्यादातर रेडिएशन हीटर्स की यूज किया जाता है, और या फिर 200 वॉट बल्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा एक नोट हमने बनाया है कि जो हमारी ब्लैंकेट्स होंगे या फिर गॉज पीस होंगे, ठीक है, जिनका हम यूज करेंगे, वो पहले से स्टरलाइज होनी चाहिए, ठीक है, वो कोई इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, वो पहले से वार्म होनी चाहिए, प्री वार्म होनी चाहिए। तो बच्चे को जब लपेट के लाते हैं तो हल्की सी तौलिया जो होती है, जो टॉवल होती है, वो गर्म होती है, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी इमरजेंसी मेडिसिन को हमें किट के अंदर रखना चाहिए, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं। तो अभी आप यहाँ तक इसको देख लीजिए। यस, सो नाउ हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन जो हमारी किट में रहनी चाहिए, ठीक है। ये हम बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसिनल जो है मेडिसिन हमें इमरजेंसी मेडिसिन किट में जो है हमारी रिससिटेशन किट के अंदर रहने चाहिए। तो सबसे पहला एपिनेफ्रिन नाम का एक जो है इंजेक्शन आता है, दैट इज ऑल्सो बी देयर। नॉर्मल सलाइन होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए। नैलोक्सोन नाम की एक जो है टैबलेट या फिर मेडिसिन होनी चाहिए, या फिर जो भी इंजेक्शन आते हैं इसके, स्टेराइल वाटर आने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इमरजेंसी मेडिसिन हैं, दीज आर द इमरजेंसी मेडिसिन विच आर रिक्वायर्ड फॉर न्यूनेटाल रिससिटेशन, ठीक है, जो कि न्यूनेटाल रिससिटेशन के अंदर आपको जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर हमने इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर ये जो बताया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि इनकी दवाओं का यूज किस तरीके से करते हैं, कितनी डोज में, कितने बच्चे को, प्री टर्म है तो कैसे यूज करेंगे, पोस्ट टर्म है तो किस तरीके से यूज करेंगे। दूसरा हम बताएंगे ET ट्यूब इंसर्शन, ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब का बच्चे में किस तरीके से इंसर्शन करते हैं, फीडिंग ट्यूब का किस तरीके से इंसर्शन करते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है।
ताकि आपको कोई भी लाइक भी अगर कर दें, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ठीक है, और शेयर भी कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी आपको ये जो है वीडियो मिल जाए, ठीक है। और चैनल्स पर आप नए हैं तो ये काम करते हैं। और दूसरी बात है कि वीडियो आपको आज जल्दी ही मिल जाएगी, और पुरानी वीडियोस अगर आपको टर्मिनोलॉजी की वीडियो है तो टर्मिनोलॉजी की वीडियो को भी आप देख सकते हैं जाके, और क्लासिफिकेशन ऑफ द एज एज वेल एज गिवन इन द यूट्यूब, और अदर एनाटॉमिकल वीडियोस वगैरह भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप देखिए। और तब तक के लिए फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।